नमस्कार, द न्यूज़ हाउस में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज पाठक और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हलचल। हलचल में आज हम ले रहे हैं वो खबर जिसने सबसे ज़्यादा हलचल मचाई हुई है। दरअसल मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है और कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला ले लिया गया है। 34 साल बाद भारत की नई शिक्षा नीति आई है। इस नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल कॉलेज की व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। 34 साल से शिक्षा नीति में परिवर्तन नहीं हुआ था। इससे पहले राजीव गांधी की जब सरकार थी केंद्र में, तब राजीव गांधी सरकार ने परिवर्तन किए थे और वर्तमान सरकार ने शिक्षा नीति को लेकर दो समितियां बनाई थी। एक TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति बनाई गई थी। नई शिक्षा नीति के लिए बड़े स्तर पर सलाह ली गई थी और उन सलाह के बाद में यह परिवर्तन किए गए हैं। नई शिक्षा नीति का परिवर्तन किसको लाभ पहुंचाएगा और 10+2 का फॉर्मेट खत्म कर दिया गया है। नया फॉर्मेट लागू किया गया है। नए फॉर्मेट से क्या क्या लाभ होने वाले हैं और इस शिक्षा नीति के चलते क्या भारत के छात्र छात्राएं वो स्तर जो विदेशों में पढ़ाई का है या विदेश जाकर के पढ़ाई करने की जो लिए लालायित रहते थे छात्र छात्राएं, क्या वह लालसा खत्म हो जाएगी और भारत में वह वैश्विक स्तर का शिक्षण प्राप्त होगा छात्र छात्राओं को, और क्या कुछ कमियां भी रह गई हैं इस नई शिक्षा नीति में। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ हैं हमारे सलाहकार संपादक राकेश दुबे जी। राकेश दुबे जी, बहुत स्वागत है। जिस तरह से बात की जा रही है कि नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई है, 2020 शिक्षा नीति है, मोदी सरकार की कैबिनेट ने इस शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। 2.5 लाख ग्राम पंचायतें और 6,600 ब्लॉक्स में और 676 जिलों में इसको लेकर के सर्वे किया गया, सलाह ली गई, नई शिक्षा नीति के बारे में उनको बताया गया और सरकार की ओर से जो बताया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर वह दूसरा कोर्स कर सकता है। यह क्या संभावनाएं हैं कि क्या अब लोग जो छात्र छात्राएं हैं वो मल्टीपल एजुकेशन में जा सकेंगे, इसके लिए यह समाधान किया गया है, बदलाव किया गया है, या फिर सरकार के कुछ और ही उद्देश्य हैं? देखिए, मल्टीपल डिग्री ये हमारा पुराना पैटर्न था जो वापस आया है। पहले एक समय में एक साथ 2 स्नातकोत्तर कोर्स किए जा सकते थे, 2 स्नातक कोर्स किए जा सकते थे। अब वह वापस पैटर्न लौट के आया है। बीच में सारे विश्वविद्यालयों ने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ये व्यवस्था कर दी थी कि एक व्यक्ति किसी एक कोर्स में ही स्नातकोत्तर कर सकता है। अब वो व्यवस्था बदल दी है। अब जो नई व्यवस्था आई है उसमें 8+3+3+4 कक्षा 8, 11, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 4 साल की डिग्री। अब 4 साल की डिग्री का कोर्स होगा, लेकिन उसमें जो 12 था, जो 10+2+2 था, वो जाकर वहाँ जुड़ गया है। तो अब डिग्री 4 साल की हो गई है। उसके पहले पुराने पैटर्न के अनुसार ही कक्षा 8+3+3 ऐसा हो गया है। एक बात और है, छात्र छात्राओं में जिस बात को लेकर असमंजस है कि जो बोर्ड परीक्षाएं होती थी, तो क्या नई शिक्षा नीति के तहत बोर्ड परीक्षाओं का फार्मूला वही रहेगा, उसमें ही परिवर्तन होगा? नहीं, बोर्ड पर अब तो बोर्ड की परीक्षा अनिवार्य हो गई ना। हाँ, कक्षा 8 जो है वो अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि आपने एक सेगमेंट बना दिया है 5+3+3, तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा। उस फॉर्मेट में आएगा तो जो है आपको एग्जाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उसके बगैर प्रावीण्यता कैसे तय करेंगे। एक और बात है कि सरकार ने जिस तरह से बताया जा रहा है कि मौजूदा शिक्षा नीति के तहत फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री मैथ्स लिया जा सकता था, लेकिन इसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। लेकिन नई नीति में मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसके फायदे भी होंगे। मल्टीपल एंट्री, और जैसे कि आपने बताया कि मल्टीपल एजुकेशन हमारे यहाँ पहले भी था, तो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पहले साल के बाद सर्टिफिकेट, दूसरे साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद डिग्री दे दी जाएगी। नए सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा और 3 या 4 साल के बाद डिग्री मिलने की व्यवस्था है। और 4 साल की डिग्री प्रोग्राम या फिर MA, और उसके बाद में MPhil के साथ सीधा PhD कर सकते हैं। और MPhil की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। तो वो जो शोध प्रोग्राम थे वो कितने प्रभावित होंगे अब इसमें? देखिए, इसमें शोध तो अभी भी अगर देखा जाए तो हम बहुत पीछे हैं शोध के मामले में। लेकिन ये जो नया सिस्टम आया है, इससे ये आशा बनती है कि PhD स्कॉलर्स ज़्यादा रजिस्टर होंगे और शोध का काम होगा। अब जहाँ तक सवाल एक कोर्स के साथ मेजर और माइनर की बात है, तो ये सारा सिस्टम जो है हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में आप अपने कोर्स के साथ अपने हॉबी के किसी कोर्स का भी सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अमेरिका में भी इसी तरह के कुछ कोर्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हैं, लेकिन भारत में ये करना अत्यंत आवश्यक था, क्योंकि भारत में जो विषय एकदम रूखे रूखे हो गए थे, तो व्यक्ति का जो पूर्ण व्यक्तित्व का विकास है वो रुक जाता था।
हमने हमारे यहाँ जो व्यक्तित्व विकास का जो पैमाना है उसके तहत ये जो नए कोर्सेज की लिए शिक्षा नीति तय की है, ये निश्चित रूप से फलदायी होगी और इसके लाभ अधिक हैं, हानि थोड़ी कम है। एक बात और कही जा रही है शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा कि इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, तो जो निकट भविष्य की बात होगी, तात्कालिक परिणाम सही नहीं प्राप्त होंगे क्या? नहीं, तात्कालिक परिणाम सही प्राप्त होंगे, लेकिन अभी जब से कोरोना काल में जो निर्णय लिए हैं सरकार ने, उससे नीति एकदम उलट है। इस नीति में पढ़ना, पढ़ाना, शोध करना, ये इसके प्रमुख अंग हैं। लेकिन कोरोना काल में हमने जो जनरल प्रमोशन कर दिए हैं, उन विद्यार्थियों के सामने एक समस्या आ सकती है और इस शिक्षा नीति के तहत उनको कहीं ना कहीं अवरोध का सामना करना पड़ेगा। और उस अवरोध को सरकार कैसे दूर करेगी? सरकार ने शायद इस नई शिक्षा नीति में इस बात को लेकर, इस तथ्य को लेकर कोई बात शामिल नहीं की। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म किया गया है। आर्थिक व अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं। इसका फायदा किस वर्ग के छात्रों को ज़्यादा मिलेगा? देखिए, इसका फायदा उनको ज़्यादा मिलेगा जो पढ़ने के साथ काम करते हैं, कामकाजी हैं, कहीं जॉब में हैं, जिन पर परिवार का दायित्व है। वो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अब वो ड्रॉप आउट नहीं होकर किसी भी कोर्स को किसी भी समय ज्वाइन कर पाएंगे। बिल्कुल। एक बात और इसमें है कि जो लोग, जैसे आपने बताया कि अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, तो जो लोग म्यूजिक में रुचि रखते हैं लेकिन उनके लिए कोई व्यवस्था अलग से नहीं रहती है, नई शिक्षा नीति में मेजर और माइनर के माध्यम से ये व्यवस्था लागू रहेगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा में 10+2 का फॉर्मेट खत्म कर दिया गया है और इसे 10+2 से 5+3+3+4 का फॉर्मेट में डाला गया है। अब 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। इसे शिक्षा जगत में निर्णयात्मक बदलाव माना जा रहा है। इसका मतलब है कि अब स्कूल के पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 से कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। फिर अगले 3 साल में कक्षा 3 से 5 की तैयारी के चरण में विभाजित किया जाएगा और इसके बाद में 3 साल में मध्य चरण कक्षा 6 से कक्षा 8 और माध्यमिक अवस्था के 4 वर्ष कक्षा 9 से कक्षा 12 के होंगे। तो ये जो व्यवस्था है, इसमें एक बात लागू की गई है कि प्रारंभिक 5 वर्ष जो होंगे शिक्षण के, वह मातृभाषा में होंगे या क्षेत्रीय भाषा में होंगे। तो इसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाना है या फिर छात्र, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि राष्ट्रभाषा या हम जैसे कहते हैं कि हमारी मदर टंग जो है, हमारी मदर लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। यदि कर्नाटक में, दूसरे और अन्य राज्यों में यदि वहाँ की मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो फिर हिंदी वहाँ पढ़ाई नहीं जाएगी, इंग्लिश को ज़्यादा प्रभाव दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है कि 70 साल के बाद भी हम अभी तक हमारी राष्ट्रभाषा तय नहीं कर सके हैं। अभी राष्ट्रभाषा के नाम पर हम राजभाषा का उपयोग करते हैं और राजभाषा जो है वो हिंदी है। हाँ। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में उसका उपयोग नहीं होता। हाँ। खासतौर पर जो प्राइमरी स्कूल्स हैं उनके अंदर अभी भी एक अपनी मातृभाषा का जो फार्मूला रहेगा, वो फार्मूला आगे जाकर 3 लैंग्वेजेस में जो उन्होंने बदला है कि 3 भाषाएं रहेंगी, उसके कुछ सकारात्मक परिणाम दिखेंगे। लेकिन सबसे पहले ये मुद्दा राष्ट्रभाषा और राजभाषा का है, वो हल करना चाहिए था। वो इस शिक्षा नीति में उस पर कोई बात नहीं की गई है। ये इस शिक्षा नीति का एक ड्रॉबैक है। एक बात और है कि हम गाहे बगाहे खबरों में देखते हैं कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तो अन्य दूसरे राज्यों की बात करें, राजधानी दिल्ली की बात करें, तो कुछ शिक्षक हमारे सामने, चाहे वो किसी भी स्तर के हों, प्राथमिक शाला के हों, माध्यमिक शाला के हों या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के हों, कुछ शिक्षक ऐसे हमारे सामने आते हैं, उनकी कुछ कहानियाँ ऐसी हमारे सामने आती हैं कि वह भी देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते, राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते हैं। शिक्षा की बात तो बहुत दूर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या छात्रों के लिए तो बदलाव कर दिया गया है, पैटर्न चेंज कर दिया गया, 10+2 से 5+3+3+4 कर दिया गया है। शिक्षकों के लिए कोई व्यवस्था है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में? देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसमें रिफ्रेशर कोर्स की बात कही गई है जी। लेकिन रिफ्रेशर कोर्स की बात आज नहीं, सालों से की जा रही है। हाँ। लेकिन शिक्षक को इतना अवकाश ही नहीं मिलता कि वो पूरा काम कर सके जी। हमारे यहाँ बड़ी अजीब विडम्बना है कि पशुगणना में शिक्षक, जनगणना में शिक्षक, अस्पताल में शिक्षक, पोलियो की हो जाए और सिंगस्त जैसा मेला हो जाए तो चप्पल की चौकीदारी भी शिक्षक करता है। तो जब तक इन सारी मल्टीपल जॉब से शिक्षक को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक आप उससे कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि वो अपनी जानकारी को अपडेट करे, अद्यतन रहे। अगर अद्यतन नहीं रहेगा तो वो अब बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, चाहे वो प्राइमरी का शिक्षक हो,
चाहे वो कॉलेज का शिक्षक हो। ब्रिटेन का एक उदाहरण देता हूँ। ब्रिटेन में प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक हैं उनका वेतन कॉलेज में पढ़ाने वाले शिक्षक से ज़्यादा होता है, बिकॉज क्योंकि वो एक जो है फाउंडेशन तैयार करते हैं। हमारे यहाँ अभी स्थिति एकदम उलट है। कॉलेज में शिक्षकों को वेतन जो है लाखों में है, और स्कूल में तो एवजी वाले टीचर मिलते हैं कि अब उसमें नियुक्ति हुई है रामलाल की, स्कूल में मिलता है श्यामलाल है, और श्यामलाल भी जो है ठेके पे आया हुआ होता है। तो ये सारी स्थिति जब तक इस पर निगहबानी ठीक से नहीं होगी, आप कितनी अच्छी नीति बना लें, उसका क्रियान्वयन और निगहबानी बहुत आवश्यक है। तो सरकार को इस नीति के साथ एक निगहबानी की भी समिति बनाना चाहिए जो पंचायत से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक काम करे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये निगहबानी जब तक नहीं होगी तब तक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन एक बात यहाँ और है, यदि हम बात करें प्रदेश की ही बात करें तो एक आंकड़ा आया था एक समय सामने कि मध्य प्रदेश में 79 छात्रों पर एक शिक्षक है। हालांकि पहले ये लगभग 250 के आसपास था, बाद में 79 के आसपास हो गया था। अब नई शिक्षा नीति में एक शिक्षक पर 30 छात्रों का अनुपात होगा। तो क्या इतनी तादाद में हर राज्य में या पूरे देश में भर्ती की जाएगी शिक्षकों की? अब नहीं करेंगे तो कहाँ से लाएंगे? अगर आप अनुपात तय करते हैं तो उस अनुपात में आपको शिक्षकों की भर्ती करना पड़ेगी। छात्र तो आ जाएंगे, लेकिन शिक्षक आना भी आवश्यक है। अभी स्थिति तो बड़ी विचित्र किस्म की है। कुछ वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने हर स्कूल के अंदर एक शौचालय बनाने का कार्यक्रम शुरू किया था। उस दौरान मेरी राज्य शिक्षा केंद्र के लोगों से बातचीत हुई तो शौचालय बनाए का स्कूल ही नहीं है। स्कूल पेड़ के नीचे हुआ करता था, तो वहाँ शौचालय कैसे बनेगा? बिल्कुल। तो ये जो आंकड़े तो हम तय कर लेते हैं कि 30 छात्रों पर एक शिक्षक होगा, लेकिन उसके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षक की नियुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर काम करना चाहिए सरकार को। अभी कोई भी सरकार इस पर काम नहीं कर रही है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकारें हों, इस दिशा में तो काम नहीं हो रहा है। एक बात और बताना चाहूँगा कि एक राष्ट्रीय स्तर के ख्यातिलब्ध राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक का इंटरव्यू करने का मुझे सौभाग्य मिला था, और मैंने जब उनसे चर्चा की कि शिक्षा के स्तर को लेकर, तो उन्होंने कहा था कि जब तक हम विद्यार्थियों को, चाहे कहानी हो, रंगमंच हो, सामूहिक पठन हो या साहित्यिक और सांस्कृतिक के क्षेत्र में कि भारत की संस्कृति क्या है, भारत की सभ्यता क्या है, जब तक इस विषय में हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि केवल किताबों में पढ़ा देना कि भारत की यह सभ्यता है, भारत की यह प्राचीन सभ्यता है, भारत की यह संस्कृति है, जब तक हम छात्रों के जीवन में उस चीज़ को पालन नहीं करेंगे तब तक शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता। क्योंकि शिक्षक केवल तनख्वाह लेने के लिए यदि पढ़ाने का काम करेगा तो छात्रों की उन्नति नहीं कर सकता, और छात्र केवल मध्याह्न भोजन के लिए यदि विद्यालय जाएंगे तो वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति के लिए ऐसा कोई प्रावधान नई शिक्षा नीति में दिख नहीं रहा है। देखिए, सबसे पहले तो सरकार को अपना घर ठीक करना चाहिए। सारे राज्यों में अलग अलग बोर्ड हैं, सबके अलग अलग किस्म के सिलेबस हैं। सेंट्रल में एक अलग बोर्ड है, बल्कि एक नहीं, मैं कहूँगा 3 बोर्ड हैं सेंट्रल में भी। तो सेंट्रल में भी 3 बोर्डों के 3 अलग अलग सिलेबस हैं। अगर हम पूरे देश के अंदर कोई शिक्षा में एक रूपता नहीं ला पाए और एक सिलेबस नहीं होगा तो इस तरह की राष्ट्रीय शिक्षा नीति से मिलने वाले जो फॉर्मूलों को हम सोचते हैं वो लाभ नहीं मिल पाएंगे, और वो सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी कि अंत में जाकर हम इतने सारे शिक्षा आयोग अब तक बना पाए हैं, कोई माइलस्टोन हम कायम नहीं कर पाए। और हम माइलस्टोन कायम नहीं कर पाएंगे तो हमारे बच्चे विदेश में जाके पढ़ेंगे, और हमारी देश की शिक्षा जो भारत विश्वगुरु कहलाता था उसका वो सपना का सपना ही रह जाएगा। एक बात और बीच में आई थी, केंद्र की ओर से भी थी, राज्यों की ओर से भी थी, कि पूरे देश में एक शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। वो इस नई शिक्षा नीति के तहत लागू हो पाएगी क्या? अभी तो नई शिक्षा नीति के प्रति लागू होने की सरकार कोशिश करे तो हो सकता है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो वैश्विक पैमाना है, स्कूल घर से 2 किलोमीटर दूर हो, वो फार्मूला पहले लागू करना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण स्कूल हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक हो और गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम हो। इस शिक्षा नीति में एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि कक्षा 6 से वो व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। और ये इस शिक्षा नीति की, ये हमारे भारत की आवश्यकता है। भारत में आर्टिजन्स जो हैं अब नहीं हो रहे हैं, तो आर्टिजन्स हो, व्यावसायिक योग्यता आदमी के हाथ में हो, तो शिक्षा नीति की सफलता होगी। और ये शिक्षा नीति 2020 अगर इसके साथ ठीक से निगहबानी और क्रियान्वयन हुआ तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है।
यहाँ एक बात और सामने आती है, जैसा कि आपने कहा कि ये स्थितियां हैं और ये निगरानी हो, सुधार होने की ज़रूरत है, लेकिन जो एकीकृत शिक्षा की बात थी कि पूरे देश में एक शिक्षा पद्धति हो, हर स्कूल की एक ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, कि छात्रों में इस बात को लेकर हीन भावना ना आए कि वो निजी विद्यालय के छात्र हैं, उनकी यूनिफॉर्म अलग है, ये शासकीय विद्यालय के छात्र हैं, इनका पाठ्यक्रम अलग है, निजी विद्यालय के छात्रों का पाठ्यक्रम अलग है। तो छात्रों में यदि छात्र जीवन से ही, उस अवस्था से ही यदि उनमें वो हीन भावना आ गई कि मैं शासकीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, मेरी यूनिफॉर्म ये है, वो निजी विद्यालय के, तो ऐसा कुछ सुधार भी आवश्यक है क्या शिक्षा नीति में? बिल्कुल बिल्कुल, एक रूपता शिक्षा का पहला पायदान होता है। अगर हम एक रूपता नहीं ला पाए तो फिर शिक्षा की आप कितनी अच्छी नीति बना लीजिए, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए एक रूपता आवश्यक है, पाठ्यक्रम में भी, वेशभूषा में भी, स्कूल में भी और टीचर में भी। बिल्कुल। और एक बात और है कि इस शिक्षा नीति के बारे में जब बताया जा रहा था, कि जब कैबिनेट की ब्रीफिंग हो रही थी, तब कहा गया कि 2035 तक हम 50% सफल नामांकन अनुपात का लक्ष्य और एक से ज़्यादा प्रवेश मतलब एंट्रेंस और एग्जिट का प्रावधान शामिल किया गया है। तो आपको लगता है कि 50% 2035 तक सफल हो पाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिगर है। 50% होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि भारत में जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, जिस अनुपात में छात्र बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से तो 15 वर्ष कुछ भी नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो ये कहा जा सकता है कि देश की जनता को केवल गुमराह किया गया है? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहता कि गुमराह किया गया है। सरकार ने प्रयास किया है, पर अधूरे मन से किया है। इसका पूरा प्रयास करना चाहिए। जो रेगुलेटरी बॉडी की बात कर रहे हैं, रेगुलेटरी बॉडी को अधिकार देना चाहिए। अभी तो रेगुलेटरी बॉडी जो एक नीति में बताई गई है, वो नख दंत विहीन सर्प जैसा मामला है। जी बिल्कुल, कुछ कर नहीं पाएगा। अधिकार भी होना चाहिए, अधिकार भी नहीं, केवल नियामक बनाने से कुछ नहीं होगा। मैं यही बात कर रहा था कि इस नियामक में अप्रूवल और वित्त के लिए अलग अलग वर्टिकल बनाए जाने की बात कही गई है। वो नियामक ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पर काम करने की बात कही गई है। आपको लगता है कि ये बिल्कुल उसी तरह से कि ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम काम कर पाएगा? देखिए, शिक्षा के बारे में वर्टिकल सोचना एकदम गलत है। शिक्षा के बारे में हमेशा हॉरिजॉन्टल सोचना चाहिए। अगर हम क्षैतिज रूप से बात करेंगे तो हम देश में ठीक समान कर पाएंगे। जब भी वर्टिकल कोई चीज़ होती है तो वो हमेशा विभक्त करती है। हॉरिजॉन्टल जब भी कोई चीज़ होती है तो वो जोड़ती है, और शिक्षा जोड़ने का विषय है, तोड़ने का विषय नहीं है। एक और बात सामने आई थी कि इसमें कि मानव संसाधन मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाएगा, और देश की जीडीपी का जो 4.4% अब तक खर्च होता था शिक्षा पर, वो 6% कर दिया जाएगा। इस 1.6% बढ़ाने से शिक्षा में कितना अंतर आ सकता है? देखिए, अगर जनसंख्या के अनुपात में अगर देखें, जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये 1.5% जो है बढ़ाना घाटे का ही सौदा है। सरकार को चाहिए कि शिक्षा के जो कि रीढ़ है, उस पर जीडीपी का कम से कम 10% खर्च हो। तो 10% खर्च करने से हम वैश्विक स्तर की शिक्षा को पा सकते हैं? वैश्विक स्तर की शिक्षा नहीं पा सकते, लेकिन वैश्विक स्तर की शिक्षा के करीब जा सकते हैं। बिल्कुल। और ये जो वास्तविक ज्ञान की बात इसमें कही जा रही है कि वास्तविक ज्ञान होगा, तो वास्तविक ज्ञान क्या सिर्फ उतने तक सीमित रह जाएगा कि प्रारंभ के जो 3 वर्ष हैं, प्रारंभ के जो 5 वर्ष हैं, कक्षा 5 तक का ज्ञान जो है पाठ्यक्रम है, वो स्थानीय भाषा में रखा जाए तो वास्तविक ज्ञान हो जाएगा छात्रों को? नहीं, देखिए, वास्तविक ज्ञान जो है, वास्तविक ज्ञान की जो कल्पना और वास्तविक ज्ञान की जो बात हुई है, वो कक्षा 8 तक आएगी, जब शिक्षा के साथ हाथ में हुनर भी होगा। बिल्कुल। तो शिक्षा कक्षा 5 तक जो है समझने की प्रवृत्ति हो, 8 तक ज्ञान की प्रवृत्ति हो, 8 के बाद जो है फिर विशेषज्ञता की प्रवृत्ति हो। तो कक्षा 8 तक आपने बताया है कि कक्षा 8 से व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। वर्तमान में ही हम देखें कि देश में जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम के विद्यालय चलाए जा रहे हैं, विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है? ITI हमारे सामने साक्षात उदाहरण है कि वहाँ से निकले हुए छात्र की डिग्री और डिप्लोमा की मान्यता कहाँ और कैसी होती है, सब जानते हैं। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रम का प्रारूप कैसा होना चाहिए? व्यावसायिक पाठ्यक्रम का ऐसा होना चाहिए कि जो अगर स्कूल के बाद ड्रॉप आउट हो जाए तो वो अपने लिए कोई आजीविका प्राप्त कर सके। समाज में ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। जिस तरह से अभी डिग्री और डिप्लोमा का डिवीज़न किया गया है +4 के अंदर, ठीक उसी तरह से कक्षा 10th तक आते आते 10वीं पास होने तक व्यक्ति कुशल आर्टिजन हो जाए, इस कुशल कृषक हो जाए, किसी भी विषय विधा में उसमें कुशलता प्राप्त हो, ये लक्ष्य शिक्षा नीति का होना चाहिए।
एक और बात की केंद्र सरकार ने तो यह राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो है लागू कर दी है, 2020 लागू करने की बात कही जा रही है। कब तक उम्मीद है कि यह धरातल पर उतर जाएगी और इस शिक्षा नीति के तहत छात्रों को ज्ञान प्राप्त होने लगेगा? मुझे लगता है कोरोना काल के बाद ही कुछ कर पाएंगे। कोरोना तक तो स्कूल जो है सब बंद हैं और इसका पैमाना सिर्फ स्कूल से ही निकलेगा कि शिक्षा नीति कितनी कारगर हो। उस पर जब तक व्यापक रूप से बहस नहीं होगी तब तक तो 2021-22 का जो सत्र होगा उसमें माना जा सकता है? बिल्कुल 2021-22 के सत्र में माना जा सकता है कि 2021-22 का जो सत्र आएगा मार्च से, उसमें कुछ होगा। एक और बात की इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए राज्य सरकारों की क्या भूमिका होना चाहिए? मेरा प्रश्न दरअसल इस मद्देनजर है कि राज्यों की जनता को, राज्यों के युवकों को या वहाँ के छात्र छात्राओं को केवल बैंड बजाना सिखा दें या उनको ढोल चलाना सिखा दें तो वो स्वावलंबी नहीं हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य सरकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए? राज्य सरकारों को सबको मिलकर केंद्र के साथ बैठकर शिक्षा में एक रूपता और गुणवत्ता पर बात करना चाहिए। वेशभूषा, पाठ्यक्रम, स्कूल, इन सब में एक रूपता होना चाहिए। स्कूल अभी ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी ने जबरन स्कूल लाद दिया हो। स्कूल को उत्प्रेरक बनना चाहिए, शिक्षा का केंद्र बनना चाहिए। जिस तरह से हम स्कूल को विद्या मंदिर कहते हैं उस तरह से होना चाहिए। ये शिक्षा नीति का लक्ष्य होना चाहिए और राज्यों को इस पर दबाव बनाना चाहिए केंद्र को कि जीडीपी का 10% कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करें और राज्य भी अपनी तरफ से इतनी ही राशि इकट्ठी करें, तब शायद शिक्षा के क्षेत्र में कुछ उन्नयन हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि 10% तो कम से कम खर्च होना ही चाहिए। यहाँ एक और बात की सरकार की मंशा है, केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, राज्य सरकारों की भूमिका तय हो जाएगी। शिक्षकों की भी बात आपने कही कि शिक्षकों की भर्ती करना होगा, तब कहीं जाकर के वो अनुपात जो एक शिक्षक पर 30 छात्रों का अनुपात है वो पूरा हो पाएगा। लेकिन इन सबसे ज़रूरी बात कि अभिभावक और छात्र छात्राओं की भूमिका नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। अभिभावकों की भूमिका के लिए तो स्कूल चले हमसे लेकर बहुत सारी योजनाएं बन के ख़त्म हो गई जी। छात्रों की रुचि के लिए मध्याह्न भोजन और दूसरी सारी चीज़ें चलती रही और उनमें होने वाले गड़बड़ी सब सामने आती रही। अब नई शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव आ रहा है वो शायद देश में अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए एक कदम अच्छा हो सकता है। बस बात वही है कि क्रियान्वयन पूरे मन से हो, पूरी शिद्दत से हो। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अच्छे नागरिक बनाने के लिए या देश में अच्छे नागरिक पैदा करने के लिए इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन पूरे मन से हो। लेकिन शिक्षा को हमेशा एक चीज़ देखी गई है कि आज भी जो बातें कही जाती हैं कि चाहे अभिभावक हों, परिजन हों, समाज के लोग हों, वो छात्रों पर सिर्फ इस बात का दबाव बनाते हैं कि आप ऐसा पढ़ो अच्छी नौकरी मिलेगी, आप ये पढ़ो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आप ये पढ़ो इसमें आपका भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन कोई भी शिक्षण, चाहे वो अभिभावकों की बात करें, सामाजिक लोगों की बात करें, शिक्षकों की बात करें, वो इस शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता है कि आप ऐसा पढ़ो या ये पढ़ो तो अच्छे नागरिक बनेंगे। देखिए हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है, क्या बनेगा मुन्ना, ये पैदा होने से पहले सत्य हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो आगे वो मुन्ना और बाद में मुन्ना भाई बन जाता है। हाँ। तो ये मुन्ना और मुन्ना भाई ये बनने की स्वतंत्रता बच्चे को खुद होना चाहिए। हमारे पाठ्यक्रम ऐसे होना चाहिए कि उसके अंदर रुचि जागृत हो, वो अपने नागरिक अधिकारों को समझे, अपने ज्ञान का प्रकाश समाज में फैला सके। तो ऐसी स्थिति आने के लिए शिक्षा नीति बनाकर काम नहीं, उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन और निगहबानी दोनों जरूरी। एक और बात, मानव संसाधन मंत्रालय का शिक्षा मंत्रालय नाम बदल जाने से कितना फर्क पड़ेगा? ये तो नाम कुछ भी रख लीजिए, नाम से कुछ अंतर नहीं पड़ता है। हाँ, मुन्ना और मुन्ना भाई वाली मुन्ना और मुन्ना भाई वाली बात होती है। जब शिक्षा मंत्रालय था पहले भी, तो उसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय बनाया था, तो हमने कितना ह्यूमन रिसोर्स डेवलप किया। हमारा ह्यूमन रिसोर्स कोई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब फिर हम वापस को शिक्षा मंत्रालय के लिए, चाहे आप कुछ भी नाम रख लीजिए, काम होना चाहिए। एक और आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि जिस तरह से भारत में प्रतिभा का दोहन नहीं शोषण किया जाता है, प्रतिभा के दोहन की जहाँ तक बात आती है तो प्रतिभा का दोहन जब होता है कि भारतीय प्रतिभाएं विदेशों में जाकर के अपना 100% देती हैं और भारत का ही नहीं बल्कि वो अपनी शिक्षण पद्धति का भी नाम रोशन करती हैं। तो वो शिक्षण पद्धति, वो प्रतिभा का शोषण यदि रोक करके दोहन किया जाना हो ताकि भारत विश्व में वहाँ खड़ा हो जहाँ की अपेक्षा की जाती है, भारत के छात्र, भारत का हुनर वहाँ उस पायदान पर हो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले एकरूपता, ईमानदाराना प्रयास होना चाहिए। अभी कोरोना काल में जो हम देख रहे हैं
कि जो बौद्धिक किस्म के संस्थान थे, जी, जिसमें मीडिया भी शामिल है, हाँ। विश्वविद्यालय भी शामिल है, वहाँ से प्रतिभाओं का वेतन कम कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया। कुछ जगह तो वेतन भी नहीं दिया गया। जी हाँ। तो ऐसी जो स्थितियाँ हैं, इससे प्रतिभा कहाँ रुकेगी? प्रतिभा फौरन विदेश जाएगी, और विदेश जाने वाली प्रतिभा जब जाती है तो वो देश का नुकसान करती है। देश को ठीक बनाना है तो मन, वचन और कर्म एक करना पड़ेगा, तब जाके देश ठीक बनेगा। बिल्कुल सही आपने कहा कि नई शिक्षा नीति बनाने अकेले से काम नहीं होगा, और शिक्षा नीति को कारगर भी उसी मंशा के साथ करना होगा कि देश की प्रतिभा का दोहन देश में हो। और एक रूपता की जो बात आपने कही, और उस एक रूपता के साथ में ये होगा कि जब भारत में एक जैसी शिक्षण पद्धति होगी, एक जैसी एक गणवेश होंगे, तो छात्रों में हीन भावना नहीं आएगी और वो अपने अंदर का विकास, अपने अंतस का विकास खुद कर सकेंगे। राकेश दुबे जी, बहुत धन्यवाद आप चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है 34 साल बाद, और इस बदलाव में 10+2 का फॉर्मेट खत्म कर दिया गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 5+3+3+4 का फॉर्मेट लागू किया गया है, और देखना होगा कि भारत की यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की प्रतिभाओं का कितना दोहन कर पाती है और भारत की प्रतिभाओं को कितना विकसित कर पाती है। हलचल में इतना ही। बन रही है द न्यूज हाउस के साथ। नमस्कार।